जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर अभी भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं। आज की क्लास लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं राइन नदी आपकी चर्चा में है। तो राइन नदी चर्चा में क्यों है, अगर इस बात को करते हैं तो एक बड़ा गंभीर मुद्दा हो। सबसे पहले तो बात करें राइन नदी कहां से निकलती है, तो स्विट्जरलैंड से भाई कह सकते हो, स्विट्जरलैंड से इसका संबंध है। किस किस देश के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है, अगर इसकी बात करते हैं तो मैं बात करूं, देखिए फ्रांस है भाई, आपका फ्रांस है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड, जर्मनी आदि देशों के बीच में ये आपकी क्या सीमा रेखा निर्धारित करती है, या इन देशों से इसका संबंध है। अब राइन नदी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए भी जो इसका जल स्तर है, इसका जल स्तर लगातार घट रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं, जो राइन नदी का जो जल स्तर है ये लगातार घट रहा है, और यहां से ये आर्थिक गलियारा जैसे जापान, जर्मनी, जो नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, हाँ इससे जो संबंध ऑस्ट्रेलिया से भी कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया पर भी ये प्रभाव डालेगी। ठीक है, ये जो नदी है आपकी, इस नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है, और नीदरलैंड ने पहले भी ये 2-3 बार ये घोषणा कर चुका नीदरलैंड। और अब नौबत ये आ गई है कि जो कह सकते हैं यूरोपियन जो आपका महाद्वीप है, यूरोप जो महाद्वीप है, इस पर जो ट्रैवलिंग का जो काम होता है, कहां पर भी यूरोप महाद्वीप पर जो यहां पर कह सकते हैं जो जहाज हैं, सामान को इधर उधर करते हैं, सामान या जो भी खाद्य पदार्थ है, पदार्थों को ले जाने के लिए इस नदी का प्रयोग करते हैं। अब जब इसका जल स्तर घट रहा है तो जहाजों की जो सामान ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो चुकी है। कितने प्रतिशत तक कम हो चुकी है? यानी कि अगर कोई जहाज कितना भाई आपका 100 क्विंटल अगर वेट लेके जा सकता है, तो वर्तमान में ये 1/4 कम कर दिया गया है, कम हो गया है। क्योंकि जब नदी में कम हुआ है, जब नदी में पानी नहीं है, तो इस वेट को ये वहन नहीं कर सकता है। इसलिए गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि जो जहाज है, और यहां तक भी है कि जो काव चेक पॉइंट है, काव चेक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर जो जल स्तर है वो 32 सेंटीमीटर नोट किया गया, याद रखना, जो कि कुछ दिन पहले 42 सेंटीमीटर था। अगर इस नदी का इसी प्रकार से जल स्तर घटता रहा तो ये एक किस्म से कह सकते हैं कि ये जो जल मार्ग है, ये जो कनेक्टिविटी का जो मार्ग है, ये बंद हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले बात करूं मैं, राइन नदी चर्चा में क्यों है, तो घटते जल स्तर के कारण भाई, घटते जल जो स्तर है, इस स्तर के कारण ये आपकी चर्चा में, घटते हुए जल स्तर के कारण आपकी चर्चा में है। लगातार जो इसका जल स्तर है, लगातार जल स्तर क्या हो रहा है, घट रहा है। तीसरी बात करें, इससे क्या होगा, जो जहाज हैं, जो जहाजों पर जो सामान है, जहाजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिससे क्या होगा, कनेक्टिविटी में इसके कारण क्या होगा, यह एक प्रमुख मार्ग है, कह सकते हो। राइन जो नदी है, ये नदी कई देशों के लिए क्या है, एक सामान, एक कह सकते हैं एक प्रमुख मार्ग के तौर पर काम करती है। अब इसलिए चर्चा में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो भाई प्रकृति इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में खिलवाड़ करेगी। ये शानदार यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों ने, तो कभी भी गलती से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए एक बार मैं बात करूं तो इस शुष्क कारण क्या है, इसका कारण की अगर हम बात करते हैं, शुष्क मौसम व गर्मी के कारण, किसके कारण इसका जो पानी खत्म हो रहा है, कारण की अगर मैं बात करूं तो शुष्क मौसम व गर्मी के कारण इसका जो क्या है, जल स्तर लगातार गिर रहा है, और शायद ये सूख भी जाए, शायद ये राइन नदी विलुप्त भी हो जाए या समाप्त भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, इसलिए ये चर्चा में है। रसायन और कोयले का एक प्रमुख मार्ग है, रसायन व
कोयलों के लिए एक क्या है आपका एक प्रमुख मार्ग है। जैसे मैंने बताया खाद्य पदार्थों के लिए भी आपका ये प्रमुख मार्ग हो सकता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, यहां से क्वेश्चन बना लेगा आप लोगों के बीच में, तो ये याद रखना भाई। और 15 अगस्त को ये जो पानी का जल स्तर की मैंने बात करी, ये कब का 15 अगस्त 2022 को इस काव चेक पॉइंट पर ये जो पानी का जल स्तर है ये 32 से 42 सेंटीमीटर रह चुका है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, जर्मन अर्थव्यवस्था बिल्कुल इससे प्रभावित हो रखी है। नीदरलैंड से भी इसका संबंध है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में ये सीमा रेखा बनाती है। स्विट्जरलैंड से आपकी ये निकलती है भाई, ठीक है। चलिए, अब कुछ डब्बे वाले क्वेश्चन आपको देखे जाऊंगा, उससे पहले एक बार रिवाइज करता हूँ। राइन नदी का संबंध पूछे, उद्गम स्थल पूछे तो स्विट्जरलैंड है भाई। और ये किन देशों के बीच में, तो ये यूरोपियन देशों के बीच में एक कह सकते हो मार्ग है, आपका जल मार्ग है, जहां से खास करके रसायन, कोयला और भी खाद्य पदार्थों के लिए इस मार्ग को यूज किया जाता है। लेकिन अब चर्चा में है घटता जल स्तर, इसका जल स्तर लगातार घट रहा है। जहाजों पर जो सामान ले जाया जा रहा था उसकी क्षमता 25% कम हो चुकी है। और यहां तक भी बोला गया कि 15 अगस्त 2022 को राइन नदी का एक काव चेक पॉइंट है, इस काव चेक पॉइंट पर 42 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर जल स्तर वहां पर देखने को मिला है। पहले 42 था, वर्तमान में 32 सेंटीमीटर, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये विलुप्त हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो डब्बे वाले क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेशन में भी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक। चलो, अब थोड़ी सी बात करें, देखिए स्विट्जरलैंड की बात आती है तो लोकतंत्र में रिकॉल जो सिस्टम है, रिकॉल सिस्टम कहां पर है आपका, तो स्विट्जरलैंड के अंदर है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड का जब जिक्र आया है तो घूम के आना भाई, नौकरी लगने के बाद एक बार जरूर स्विट्जरलैंड के अंदर है, आपने जाना ही जाना है, ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं, नंबर 2 फ्रांस की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना, एक ही क्वेश्चन लेके जाऊंगा। फ्रांस में हमने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने थे, कौन चुने थे, सचिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया आपका, अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद जो सिन्हा साहब थे, सिन्हा साहब थे, जो सचिदानंद सिन्हा साहब थे, इन्हें बनाया गया था। ये कहां से प्रभावित होकर के, या ये भावना, क्योंकि सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, जो कि आपका 2 से 3 दिन कह सकते हो रहे थे। यानी कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब हुई थी, और दूसरी बैठक तक आपके ये रहे थे भाई, ठीक है, 11 दिसंबर तक। तो ये भावना हमने कहां से ली थी, यानी कि सबसे ज्यादा आयु के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की जो भावना हमने कहां से ली थी, फ्रांस से ली थी। ये भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कौन सा देश है भाई आपका, नीदरलैंड की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, नीदरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो नीदरलैंड जो है आपका, इसे हम किस नाम से जान सकते हैं, तो इन्हें डच के नाम से भी इनको हम कह सकते हैं, डच। और भारत में कपड़ों का जो व्यापार है वो किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया था आपका, तो डचों के द्वारा किया गया था। उन दिनों में जब आधुनिक भारत के इतिहास में हम बात करते हैं तो भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई थी, उन कंपनियों में आपके डच भी आए थे, और डचों ने क्या किया था, भारत में ना केवल गर्म मसालों को बल्कि आपके वस्त्र व्यापार को भी, भारत के वस्त्र व्यापार को भी प्रसिद्ध किया था। किसने किया था, डचों ने। और डचों ने एक सिक्का निकाला था जिसका नाम क्या था, पेगोडा नामक सिक्का भी इन्होंने निकाला था भाई, ठीक है। और जर्मनी की बात करते हैं तो हिटलर, जर्मनी, जापान, जो कि आपका ये विश्व युद्ध के अंदर धुरी राष्ट्रों के नाम से, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अगर पूछे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को जाना जाता है। तो ये आपके कुछ डिब्बे वाले क्वेश्चन थे, ये आपकी राइन नदी थी, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति, एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति आपकी चर्चा में है। चर्चा में यह है कि किस राज्य के द्वारा इसको लागू किया गया है। अगर हम यहां पर बात करते हैं एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति की, तो ये किस राज्य ने इसे लागू किया है, तो देखिए यूपी रक्षा और रोजगार प्रोत्साहन नीति, यूपी रक्षा रोजगार
यूपी रक्षा रोजगार प्रोत्साहन निधि, रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 लागू करी है। किसने करी है अब आप समझ गए होंगे। तो इस नीति को किसके द्वारा लागू किया गया है आपका, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, यूपी के द्वारा। अब ये नीति क्या है, तो एरोस्पेस आपका रक्षा एरोस्पेस एवं रोजगार कह सकते हो आप। एरोस्पेस ऊपर मैंने लिख ही दिया है, रक्षा एरोस्पेस व रोजगार प्रोत्साहन नीति। यूपी रक्षा एरोस्पेस व आपका रोजगार जो प्रोत्साहन नीति है ये। अब इसका सीधा सा संबंध किससे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है एरोस्पेस कह सकते हो, यानी कि ये एरोस्पेस उद्योग से इसका संबंध है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर इसको इनवाइट करता है यूपी तो रोजगार मिलेगा भाई, रोजगार मिलेगा। अब इस नई नीति को लागू किया है कब, 16 अगस्त 2022 में एक नई नीति लागू करी है जिसका नाम ऊपर दे दिया गया है। कब लागू किया, अगर पूछे आप लोगों से इस नीति को, स्टेट पूछे तो यूपी। लागू कब किया गया, 16 अगस्त 2022 को लागू किया गया। अब आगे लागू क्यों हुआ है, पहले क्या था इसमें, 2022 से पहले की बात करूं, यानी कि पहले इसमें केवल 15 करोड़ रुपए प्रोत्साहन जो राशि थी, कितनी थी, 15 करोड़ रुपए मदद दी जाती थी इसके लिए। अब यूपी में, अब की अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो इस रोजगार के लिए इस नीति के तहत एरोस्पेस जो आपका रक्षा एरोस्पेस जो नीति है, इसके तहत कितने 50 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी, 50 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो यूपी को 28,000 सीआर से लेकर के 30,000 करोड़ रुपए तक का इस क्षेत्र में निवेश प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, निवेश प्राप्त हुआ है। और ये ध्यान रखा, निवेश प्राप्त हुआ है। और यूपी ने जो टारगेट रखा है, यूपी की अगर मैं बात करूं तो टारगेट रखा है इन्होंने 10,000 जो करोड़ रुपए का टारगेट रखा है कि इस क्षेत्र में, इस उद्योग में, इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए यूपी के अंदर। अब देखिए, अब इसमें क्या कहा है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में रोजगार देगा, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाएगा एरोस्पेस वाले में, क्योंकि आपको पता आगे ड्रोन का सिस्टम है, मतलब जो एरोप्लेन का सिस्टम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इन्होंने गैर बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, यानी कि बुंदेलखंड को छोड़ करके बाकी 7% तक की यहां पर क्या बात कर रहा है, सब्सिडी या छूट देने की बात कर रहा है। बाकी पूरी यूपी में अगर मैं बात करूं तो 7 हो गया, और बुंदेलखंड की बात करें तो कितना भाई आपका 10% यहां पर ये क्या दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, 15 जो राशि थी 15 करोड़, उससे 50 करोड़ की तो प्रोत्साहन राशि रहेगी, ये ध्यान रखना। अब इसको 50 करोड़ से बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए तक की यहां पर बात कर रहे हैं। पॉइंट नोट करेंगे एक बार, आप लोग बताता हूं। देखिए, 7% पूंजी पर सब्सिडी दी जाएगी, यहां पर 10% पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी यानी कि बुंदेलखंड इलाके में 10% दी जाएगी, ये भी आप लोगों के बीच में बनता है। ठीक है, अधिकतम पूंजी एक साथ कितनी 50 करोड़ रुपए अधिकतम दी जाएगी। बाकी फिर अधिकतम की बात करें, यानी कि एक वित्त वर्ष में जो सहायता के लिए जो पूंजी दी जाएगी, एक वित्त वर्ष में जो सहायता के लिए जो पूंजी रहेगी आपकी, वो कितनी रहेगी, 50 सीआर रहेगी इस उद्योग में, अगर कोई यहां पर इस उद्योग के अंदर लगाएगा। ठीक है, ओके। वित्तीय की अधिकतम जो राशि यहां पर रखी गई है, पहले 15 था, अब 50 अधिकतम देंगे एक वित्त वर्ष में। और टोटल अधिकतम की अगर हम बात करें तो 500 करोड़ अधिकतम जो प्रोत्साहन राशि यहां पर यूपी सरकार दे रही है, अगर कोई यहां पर ये रोजगार लगाता है। दूसरी बात ये आपके जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर पानी बिजली की सुविधाएं भी मुहैया कराएगी, ये आपकी नीति है। ये औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्या भाई आपका पानी बिजली बेसिक जो चीजें हैं वो भी यहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ये थी किसकी, आपकी यूपी की प्रोत्साहन राशि, यूपी की एरोस्पेस इकाई प्रोत्साहन योजना। यूपी की क्या कह सकते हो आप इसको, एरोस्पेस
यूपी रक्षा व एरोस्पेस रोजगार प्रोत्साहन व एरोस्पेस इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति थी। इस नीति के तहत मैंने आप सब लोगों को बता दिया है, मैं एक बार रिवाइज करेंगे। तो नीति कहाँ की है आपकी, ये तो यूपी की है, 2022 की है। इसमें उद्देश्य क्या है, रोजगार लगाना, एरोस्पेस को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र को बढ़ावा देना। कब इस पर सिग्नेचर हुए, और यूपी के कैबिनेट मंत्रालय ने इसको क्या दे दिया, परमिशन दे दी। 16 अगस्त 2022 को इस नीति पर साइन हुए हैं। पहले इसमें प्रोत्साहन राशि 15 थी, अब इसमें 50 करोड़ कर दी गई है। 50 करोड़ राशि एक वित्त वर्ष में दी जाएगी। अधिकतम अगर राशि की बात करते तो 500 करोड़ रुपए यहाँ पर दी जा सकती है। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं यूपी में जो निवेश हुआ इस क्षेत्र के अंदर, आपका यूपी रक्षा एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत अगर हम बात करें तो अब इसमें 28,000 करोड़ रुपए यहाँ पर मिल चुके हैं। 28 से 30,000 करोड़ रुपए। और यूपी ने जो टारगेट रखा भाई, वो टारगेट रखा 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर टारगेट रखा है। 28,000 नहीं भाई, माफी चाहूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2800 करोड़ रुपए, 2800 करोड़ रुपए और 3,000, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूं, 10,000 करोड़ जो रुपए का टारगेट यहाँ पर यूपी ने रखा है इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, गैर बुंदेलखंड इलाके की अगर हम बात करते हैं तो 7% सब्सिडी इस क्षेत्र के अंदर जो भी औद्योगिक लोग होंगे उनको दी जाएगी। और अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड के अंदर कितना, 10% तक सब्सिडी दी जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं एक बार थोड़ा सा रफ करके कुछ हल्का सा आपको यूपी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। चलिए भाई, मेरे ख्याल में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, क्लास को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे भाई यूपी की। अगर यूपी की बात करें, देखिए भारत में सबसे बड़ा, भारत में चलो 5 ही क्वेश्चन लूंगा। भारत में एक पॉलिटी का, भारत में सबसे ज्यादा जो आपकी लोकसभा विधानसभा प्लस राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर आपकी, यूपी के अंदर। विधानसभा 403, लोकसभा शायद 81, ये आपकी 31, ये एक आधा आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, देख लेना। यानी कि सबसे ज्यादा सीटें भारत में कहां पर है, यहीं पर है। दूसरी बात करें, भारत के अंदर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कितने, 5। और अभी हाल ही में एक चर्चा में रहा था, फेमस, एशिया में भी फेमस हो चुका, पूछा आपका जेवर जो एयरपोर्ट है, कार्गो जेवर एयरपोर्ट आपका चर्चा में रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, राजधानी क्या है इसकी, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, आप लोग बेटर अंडरस्टूड है। इसे किस नाम से जाना जाता है, नवाबों का शहर। यहाँ एक चीज इसके साथ जरूर नोट रखना ब्रैकेट में, निजामों का शहर पूछे, निजामों का जो शहर है वो कौन सा आपको पता है, आपको मालूम है। ठीक है, ओके। सीएम साहब कौन है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। दोबारा से सीएम बनने का रिकॉर्ड इन्होंने कितने वर्ष का, 37 वर्ष का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। और पहले ऐसे सीएम है जो आपके किससे, विधानसभा के जो सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव लड़ करके सीएम बने हैं, ये भी ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन की बात अगर मैं करता हूं तो भारत की दूसरी फिल्म सिटी आपकी बनने वाली है, कहां पर, आपकी नोएडा के अंदर बनने वाली है। ग्रेटर जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में विश्व भारत की दूसरी फिल्म सिटी बनने वाली है। तो पहली फिल्म सिटी कहां पर है भाई, तो ये मुंबई के अंदर है। कहां पर है पहली फिल्म सिटी आपकी, मुंबई के अंदर है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता। चलिए, ये था आपका यूपी, ये थे डब्बे वाले क्वेश्चन, और ये था आपकी नीति। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें भाई। चलिए, नमस्ते योजना, इसकी बात करेंगे हम। नमस्ते योजना चर्चा में है। सबसे पहले तो देखो एक बार बता देता हूं, नमस्ते जो योजना है आपकी, इस योजना का संबंध अगर हम बात करें, अगर सरकार की बात करें तो ये आपकी केंद्र सरकार की है। किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार। अगली बात करते हैं, देखिए अगर इसी योजना की बात करते हैं, संबंध किससे, तो सफाई कर्मियों से भाई, सफाई कर्मियों से इसका संबंध है, जो सफाई कर्मचारी हैं। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मृत्यु को शून्य करना। सफाई के दौरान, यानी कि सफाई के दौरान जो व्यक्ति, दौरान आपने सुना होगा कि वो सेफ्टी टैंक साफ कर रहा था या वो गटर साफ कर रहा था, और एक सफाई कर्मी आपका गैस, जहरीली गैस निकलने के कारण उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। सफाई कर्मचारियों की क्या, सफाई के दौरान जो सफाई कर्मचारी हैं, शून्य मृत्यु,
शून्य मृत्यु, यानी कि एक भी आपका जो कर्मचारी है उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, उद्देश्य है। दूसरी बात करते हैं इसी योजना का जो उद्देश्य है वो ये कह सकते हो, जो सफाई कर्मचारी हैं इन सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। किससे संबंधित है? आजीविका से संबंधित, आजीविका यानी कि उनके जीने का इसके अलावा भी साधन होना चाहिए, यानी कि केवल वो सफाई कर्मी जो है केवल और केवल इसी के ऊपर आधारित ना रहें, उन्हें कुछ दूसरा भी यानी कि आर्थिक रूप से भी उनको सुरक्षा प्रदान करना, आजीविका को लेकर के सुरक्षा प्रदान करना। जान की सुरक्षा की बात तो मैंने यहां पे कर ही दी है, ठीक है। तीसरा जो उद्देश्य इसी योजना का है वो ये है कि डायरेक्ट जो मनुष्य का जो मल है डायरेक्ट गंदगी के संपर्क में नहीं आएंगे। सफाई कर्मचारियों को, सफाई जो कर्मचारी हैं कर्मचारियों को डायरेक्ट यानी कि सीधा मानव मल या गंदगी के संपर्क से बचाना है। मल से या गंदगी के संपर्क से बचाना, यानी कि अब डायरेक्ट कोई गंदी चीज के हाथ नहीं लगाएगा इंसान, मशीन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ये आप इनका ये भी उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। जीवन स्तर को ऊंचा करना ये भी आपका उद्देश्य इस नमस्ते योजना का है। अब क्वेश्चन आता है कि श्रीमान ये जो नमस्ते योजना है इसे किसने लागू किया, किसने लागू किया, ये कह सकते हैं कि किस मंत्रालय की योजना है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कहोगे या सामाजिक नगरीय आवास सहकारिता मंत्रालय? तो देखिए दो मंत्रालय मिलकर के इसको, कौन सा भाई आपका न्याय व आधिकारिक मंत्रालय, न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। दूसरे मंत्रालय की बात करते हैं कौन सा आपका आवास व शहरी जो मंत्रालय है, शहरी मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों ने मिलकर के इसको क्या किया है? लागू किया है। यानी कि नमस्ते योजना पूछे केंद्र सरकार की, उद्देश्य संबंध पूछे सफाई कर्मचारियों को, जीवन स्तर को बढ़ाना, उनकी डेथ को, उनकी जो मृत्यु को काम के दौरान उसको काबू में करना, सुरक्षित करना, आजीविका को सुरक्षित करना, और केवल सफाई कर्मचारियों को सफाई में ही उनकी आजीविका ना मिले, दूसरी आजीविका का भी साधन उनको देना ताकि उन्हें मजबूरी में कुछ करना ना पड़े। न्यायिक व आधिकारिक मंत्रालय प्लस आवास व सहकारी जो मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर के इस योजना को लागू किया। अब बड़ा शानदार क्वेश्चन, सामाजिक व न्याय मंत्रालय, सामाजिक व न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, याद रखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाई, ठीक है। बड़ा अच्छा काम किया है डॉक्टर साहब ने, मैं धन्यवाद देता हूं, ठीक है भाई। इंसान तो इंसान है, चाहे कोई भी हो। और आवास व शहरी हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह जो पुरी हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इनका सहयोग किया। दोनों मंत्रालयों ने मिलकर के एक ये योजना लॉन्च करी जिसका नाम क्या दे दिया गया है? नमस्ते योजना नाम यहां पर दे दिया गया है, ठीक है भाई। ओके, दूसरा भाई आपका एक और चीज यहां पे हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, वो ये कि भाई जो सफाई कर्मचारियों का खाली काम जो सफाई से चलता था जीवन का, उसकी बजाय दूसरा काम भी अब वो कर पाएंगे, उन्हें एक सेफ्टी सी महसूस होगी। ये योजना यहाँ पर दी गई है। इस योजना को लेकर के मैं धन्यवाद बोलता हूँ वीरेंद्र साहब को और हरदीप सिंह पुरी साहब को भी, ठीक है। चलिए अगली बात यहाँ पर आती है आप लोगों की, वैकल्पिक आजीविका का आधार उपलब्ध कराना। एक और उद्देश्य लिखेंगे, वैकल्पिक मैंने बोल तो दिया है, लेकिन ध्यान रखेंगे वैकल्पिक यानी कि विकल्प है उनके पास कि हमें ना केवल सफाई से बल्कि इससे भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो वैकल्पिक जो रोजगार सुविधा प्रदान करेंगे, किनको? सफाई कर्मचारियों को करेंगे भाई, सफाई कर्मचारियों को। चलिए ये था आपकी नमस्ते योजना। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, जब मंत्रालयों की बात आई है, मंत्रियों की बात आई है, तो ध्यान रखेंगे इनको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो देश के स्वतंत्र भारत में पहला क्वेश्चन है, सबको पता है कौन पीएम थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। पंडित पीजे नेहरू साहब क्या थे? आपके पीएम थे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं
यहाँ पर जो पहला मंत्रालय था, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रालय था, उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो 14 मंत्री भाई, 14 मंत्री रखे गए थे उसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, इस मंत्रालय में किस महिला मंत्रालय को आपका मंत्री बनाया गया था? राजकुमारी अमृता कौर। कौन सी मंत्री थी? राजकुमारी अमृता कौर इसमें मंत्री थी। क्वेश्चन, अमृता कौर जो थी मंत्री थी। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अमृता कौर के पास कौन सा मंत्रालय था? कौन सा मंत्रालय था? क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका डब्बे वाला, और वो क्वेश्चन ये है कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो पास नहीं हुआ? तो वो भी आपके कौन थे? पीएन जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जिन्होंने 6 महीने तक प्रधानमंत्री का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे या कहें प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया लेकिन लोकसभा की एक भी बैठक अटेंड नहीं करी? वो कौन थे आपके? किसानों के नेता के नाम से उनको जाना जाता था, किसानों का नेता। और वो नेता कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह भी आपके नेता थे। यहां तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ये आपके डब्बे वाले क्वेश्चन है। यहां एक क्वेश्चन लास्ट बचता है कि जो अंतरिम संसद था, अंतरिम संसद था, आप लोगों को पता है कि अंतरिम संसद कब से कब तक था? तो 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर के मई 1952 तक, जब तक आपका संसद नहीं बना तो देश किसी न किसी ने तो चलाया होगा। वो चलाया था आपका अंतरिम संसद। और अंतरिम संसद के तौर पर कौन काम करती थी? तो संविधान सभा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अंतरिम संसद में मंत्रियों की संख्या, अंतरिम संसद में भी मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 14 ही थी। ये थे आपके डब्बे वाले क्वेश्चन। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। नमस्ते योजना के लिए थैंक यू बोलेंगे किसको? हरदीप सिंह को, वीरेंद्र कुमार को, और जो भी सेंटर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं उनको थैंक यू बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई। चलिए भी अगला भी आपका शानदार क्वेश्चन है, मंडला चर्चा में है। तो ये मंडला चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो बात करें ये है कि आपका, इसकी बात कर दूं मैं, और चर्चा में क्यों है। देखिए मंडला की अगर मैं बात करूं, ये आपका एमपी का जिला है। एमपी का क्या है? एक जिला है, याद रखेंगे, ठीक है। और अब चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए कि 2011 के अनुसार जो यहाँ पर जो लोग थे, जो शिक्षा थी, 68% तक ही लोग क्या थे? लोग शिक्षित थे। थोड़ा बहुत जो अपना क्या करते थे? शिक्षित थे, याद रखेंगे इतना, ठीक है। ओके, तो फिर ये अब चर्चा में क्यों है? 2000 अगर मैं 20 की बात करूं, एक बार सुनिए बीच में, 2020 तक यहाँ पर लगभग 2.5 लाख लोग क्या थे? लोग अनपढ़ थे, यानी कि जिन्हें ज्ञान नहीं था रुपए पैसे गिनने का भी, जिन्हें गिनती का भी ज्ञान नहीं था, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या काउंटिंग होती है, नाम लिखना, सिग्नेचर करना। मतलब पढ़ाई से मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री लेके, यहाँ ऐसे लोग थे ये जिन्हें गिनती, नाम लिखना और जिन्हें मतलब काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात यहाँ पर लागू थी। अब आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि ये फिर ऐसा कौन सा क्षेत्र है? भाई ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? आदिवासी जो बाहुल क्षेत्र है। कि अगर मैं बात करूं इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो कहां पर? आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग कहां पर? वनों में। जो अनपढ़ लोग हैं अधिकतर वो कहां पर? वनों में निवास कर रहे थे। और इन विचारों की ये क्या थी? एक कह सकते हैं इनकी एक शिकायत थी कि हमारे साथ जो अधिकारी लोग हैं, वनों के अधिकारी लोग हैं, वो धोखा करते हैं, हमें मजदूरी समय से नहीं देते, कोई काम कराते हैं तो कोई पैसा हमारे को पूरा नहीं दिया जाता है। अब इस बात पर गौर किया गया और देश का कहें पहला इतने बड़े लेवल पर आपका कार्यात्मक साक्षर जो जिला बना है, आपका यही बना है कार्यात्मक रूप से साक्षर। भाई कैसे रूप से? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला,
जिला, यानी कि अब उन लोगों सभी लोगों को क्या करा दिया गया है, जिला बना है। अब उन लोगों को हस्ताक्षर करने, उन लोगों को क्या करना भाई, अपने पैसे का हिसाब किताब करना, उनका जो उनका हक है वो उनको उसके बारे में जागरूक कर दिया गया है। और देश का पहला ऐसा जिला बना है। ये क्या बना भाई, देश का पहला, अपनी तरह का पहला ऐसा जिला बना है जो कि कार्यात्मक रूप से आपका साक्षर हुआ है। ठीक है, आपको फिर बता दूं, मंडला एमपी का जिला है। 68% एज पर 2011 यहाँ पे शिक्षित लोग थे। 2022 में बात करूं तो 2.5 लोग अनपढ़ थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वनों में निवास करते हैं। और अभी इसे हाल ही में कार्यात्मक रूप से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आपकी देश का पहला जिला यहाँ पर ये बना है। ठीक है, और पूरा जिला 2 साल के भीतर, कितने टाइम में इसको बना दिया गया, 2 वर्ष के भीतर सब लोगों को अपना हिसाब किताब करना सिखा दिया गया। 2 वर्ष में इसे 2 वर्ष में कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनाया है इसको भाई। किसको, तो आपका मंडले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आपके बीच में। चलिए भाई लेते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा होता जा रहा है तो इस क्वेश्चन पे हमें डब्बे वाले क्वेश्चन की बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आंसर आप देख लेना। सीएम साहब कौन है, आपको पता है। राज्यपाल साहब कौन है, आपको पता है। ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं, आपको पता है। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन। और अभी हाल ही में यहाँ पर आपके कुल्लू जो आपका कह सकते हैं कौन सा जो आपका नेशनल पार्क है उसके अंदर चीते भी लाए जा रहे हैं। चीते कहां से लाए जा रहे हैं, आपके नाम्बिया से लाए जा रहे हैं। कितने लाए जा रहे हैं, वो आप 8 या 10 जो चीते यहाँ पे लाए जाए। प्रोग्राम कितनों का है, 50 चीते लाने का है। 5 साल के अंदर अंदर लाए जाएंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन आया था एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पहला कॉर्पोरेट कौन बना है जिसने अपना सोशल कह सकते हो जो आपका सोशल जो फंड है, आपका सोशल रिलीफ जो फंड है, उस फंड का यूज किया। तो वो आपका पेट्रोलियम जो इंडियन भारतीय पेट्रोलियम है वो आपका यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबल फंड को यूज करके उन पर खर्च कर रहा है। कहां पर, तो 50 करोड़ के आसपास लगभग उसमें दिए गए, 45 से 50 करोड़ के आसपास। चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तोक 2022 चर्चा में। तो वस्तोक 2022 क्या है, सबसे पहले तो बात करें एक बार। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। वस्तोक 2022 की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है आपका भाई। सबसे पहले तो हम बात करिए है कि आपका एक युद्ध अभ्यास है, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है। पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि ये करवा कौन रहा है, हो कहां पर रहा है। तो बड़ा अजीब सा आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा माहौल। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो युद्ध अभ्यास होता है वो मैत्रीपूर्ण देशों के अंदर किया जाता है, यानी कि जिनका व्यवहार आपस में मैत्रीपूर्ण रहा है वो देश आपस में अपनी सेना की जो जानकारियां हैं, कहें तो ऊपर की जानकारी, अंदरूनी जानकारी कोई नहीं देता। यानी कि अपनी युद्ध नीतियां, यानी कि जो ऐसी नीतियां जो मानवता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, तो उनको आपस में जो टेक्नोलॉजी को, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को साझा करते हैं। जो मित्र जो लोग होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेररिस्ट के खिलाफ एक ऑपरेशन करना है तो वो ये बताते हैं कि भाई हम इस टेक्निक से करते हैं। जैसे भारत वालों को बताया गया, जैसे एक रूम के अंदर एक मिलिटेंट है तो पूछा जाएगा कि भाई बिना कम से कम कैजुअलिटी करे, कम से कम कैजुअलिटी बिना कैजुअलिटी या 0% कैजुअलिटी के हम उस मिलिटेंट को घर से बाहर निकाल लें। जब वो क्या टेक्निक है, तो जैसे बोल दिया जाता है, कुछ तो बोलेंगे ठीक है सीधा उठाओ और एक गोला मार दो और खत्म, घर को उड़ा दो। कुछ बोलेंगे नहीं इस तरीके से रैंग करके जाओ, या कुछ बोलेंगे नहीं आसमान से कमांडोज को ऊपर से उतारो, उसमें सुराग करके और अंदर मारो, ताकि यानी कि नुकसान कम से कम हो। इसका एक एग्जांपल हमारे को देखने को मिला था अभी अफगानिस्तान के अंदर, जब वो जो तालिबानी जो ओसामा बिन लादेन का जो साथी था जिसने कहां पर यूएसए के अंदर हमला किया था, उस को जब उसके साथी को मारा गया था, मास्टरमाइंड, सेकंड मास्टरमाइंड को मारा गया था, तो सिवाय उसके यहां तक कि भी दूसरे रूम को भी ये पता नहीं लगा था कि यहां पर ऑपरेशन हो चुका है।
जो वहां पर जो आपकी मिसाइल थी, उस मिसाइल जो जिसको तुम तलवार मिसाइल, ब्लेड मिसाइल के नाम से जानते हो, सीधा केवल और केवल टारगेट को हिट करे, किसी दूसरी चीज को यहां पर, यानी कि उस बिल्डिंग के दूसरे रूम को भी ये पता नहीं लगा था। तो ये क्या, एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इसलिए ये आपका युद्ध अभ्यास होता है। अब यहां पर हम क्या, और ये बड़े अलग अलग लेवल की, तो मैंने एग्जाम्पल टेररिस्ट के खिलाफ दिया था कि कैसे भी हो सकता है, कोई दूसरा देश कैसे हमला करे तो उसका कैसे रिस्पॉन्सिबल दे। अलग अलग परिस्थिति हो सकती है आपकी, सिंपल जैसे पहाड़ी इलाका हो सकता है, पानी वाला इलाका हो सकता है, उसको लेकर के। तो ये युद्ध अभ्यास, सबसे पहले बात करें आपका रूस और चीन, इसके अंदर क्या है, मुख्य है हमें रूस और चीन की लाल जो सेना है वो इसके अंदर हिस्सा ले रही है, ठीक है। वस्तु 2022। अब जो सबसे बड़ी जो बात है, वो पहली बात ये आ रही है कि इसके अंदर और कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं, तो भाई अचंभा इस बात का हो रहा है कि इसके अंदर भारत की सेना भी, भारत भी इसमें क्या ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, या भारत भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल है। ये जो बात है, भारत युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है, यानी कि चीन के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो रूस के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो भारत भी इसके साथ हिस्सा ले रहा है। भारत के अलावा भी बेल्जियम इसके अंदर, भाई बेलारूस इसके अंदर हिस्सा ले रहा है, ठीक है। साथ में तजाकिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस प्लस तजाकिस्तान, फिर और कौन सा आपका मंगोलिया, ठीक है। और कौन सा भाई आपका, आदि जो देशों की सेनाएं हैं वो इसके अंदर क्या कर रही हैं, ये मैंने बाकी आपको रूस और चीन मैंने बता ही दिया। ये देश की सेनाएं इसके साथ इसमें हिस्सा ले रही हैं। होगा कहां, ये रसिया के अंदर। और कब से कब तक रहेगा भाई आपका ये वोस्टोक, इसकी बात करें तो 30 अगस्त से और आपका 5 सितंबर 2022 तक आपका ये रहने वाला है। कब से कब तक आपका, 30 अगस्त से और 5 सितंबर तक आपका ये अभियान चलने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर भारत हिस्सा ले रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसके अंदर होगा क्या, तो विशेष तौर पे स्टाफ अभ्यास कह सकते हो, कमान और स्टाफ अभ्यास के लिए यहाँ पर रहेगा। ये आप लोगों को मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कमान और स्टाफ, देखिए दो चीजें यहाँ पे, खैर आप शायद समझ पाए इस बात को। एक होता कि डायरेक्ट एक छोटे लेवल पे की छोटी सी टुकड़ी भेज दी, लेकिन यहाँ पर कमान की बात कर रहा है और स्टाफ की बात कर रहा है, तो ये अच्छे ऊंचे लेवल की बात यहाँ पर हो जाती है। तो इस अभ्यास में ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, भाई रूस और चीन को लेकर के बात करते हैं, थोड़ी सी भारत की बात करते हैं। तो रूस के जो संबंध है भारत के साथ मैत्रीपूर्ण है। रूस के संबंधों की अगर मैं बात करूं, संबंध कैसे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध है। सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, मित्र रूसी है भाई, ठीक है, भारत का। अब हम यहां पे लेते हैं कुछ डब्बे वाले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो चीन के साथ आजकल कैसे हमारे 2020 से जो संबंध है, 2020 से विवादास्पद संबंध है, यानी कि तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। किसको लेकर के चले थे, तो पेंगोंग जो झील थी, पेंगोंग झील घाटी, या कहें एक ऑपरेशन था आपका, ऑपरेशन लेपर्ड था। लेपर्ड में क्या हुआ था, यहाँ पर 20 जून जुलाई 20 में क्या हुआ था, ऑपरेशन लेपर्ड के दौरान यहाँ पर हमारे 20 भाई जो शहीद हुए थे, तब से हमारे संबंध इसके साथ चले नहीं है। वैसे एक अलग बात है कि हमेशा ही चीन की एक नीति रहती है, एक तरफ तो ये बात कर रहा था, सेम पाकिस्तान की तरह ये क्या करता है, अपनी हरकतें करता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं रूस की। तो रूस का अभी युद्ध हो रहा है किस देश के साथ, तो यूक्रेन के साथ हो रहा है। इस यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान भारत ने किसका साथ दिया, तो भारत ने किसी का साथ नहीं दिया। भारत कैसा रहा, तटस्थ देश रहा भाई, तटस्थ देश रहा। इसने क्या बोला कि ठीक है तू यूक्रेन के साथ युद्ध कराओ, तेरा मामला है, तू सुलट, हमें कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन को बोला कि वो तेरा मामला है, तू रूस से सुलट, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथ में एक लाइन बोली थी, विदेश नीति बड़ी गजब की है मोदी साहब की, कि युद्ध किसी समस्या का समाधान है, नहीं हो सकता। समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बैठ करके ही होता है, युद्ध से समस्याएं नहीं खत्म होती हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस को अगर मैं बात करूं, यूक्रेन का 1991 से पहले रूस का क्या था, हिस्सा था, जब इसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी चीन की बात करते हैं। चीन में कोरोना आया, कोरोना के बाद दूसरा एक और वायरस आ चुका है, कौन सा, लेग्या जो वायरस है वो चीन के अंदर पैर पसार चुका है, ध्यान रखेंगे। चीन ने चर्चा में था रहा 2022 में,
21-22 में चर्चा में ही है, पहले 21-22 में क्या 19 से चर्चा में है, कभी कोरोना को लेकर के है, कभी ताइवान को लेकर के है, कभी कुछ। तो ये 5-7 क्वेश्चन आपके डब्बे वाले में बन जाते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में इसने सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया चीन ने, किसके खिलाफ? तो ताइवान की सीमा पर किया। ताइवान का साथ कौन दे रहा है? यूएसए दे रहा है, ठीक है। और चीन और रूस के संबंध आपस में अगर मैं बात करूं तो चीन और रूस के संबंध भी मैत्रीपूर्ण है, एक दूसरे का समर्थन करते हैं ये दोनों देश भाई, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वोस्तोक जो आपका युद्ध अभ्यास है कब से 30 अगस्त से 5 अगस्त तक, ये आर्मी जो कमांड स्टाफ के लेवल का है। इसके अंदर कौन कौन से देश? भारत, चीन, रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान और मंगोलिया इसके अंदर क्या ले रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए भाई, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आपका चर्चा में था। ये दिवस कब मनाया जाता है आपका? विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो देखिए, आपको पता है आजकल हर व्यक्ति फोटोग्राफी के चक्कर में है, जहां मर्जी देखो सेल्फी, जहां मर्जी देखो क्लिप। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पर डे अरबों फोटो क्लिक होती है। तो कभी ये सोच के देखा कि पहली फोटो कब क्लिक हुई होगी, किस व्यक्ति ने मतलब पहली फोटो ली होगी? तो यहाँ पर आपका एक दिवस मनाया जाता है, फोटोग्राफी दिवस। कब मनाया जाता है आपका? तो 19 अगस्त को, जब आपका मानवता दिवस मनाया जाता है उसी दिन। तो 19 अगस्त को मानवता दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना, विश्व मानवता दिवस। तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 19 अगस्त को ही आपका विश्व मानवता दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। ये क्यों मनाया जाता है मानवता दिवस? तो इसलिए मनाया जाता है कि मानवों के लिए, यानी कि मानव की भलाई के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, उन लोगों की याद में या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। अब आ जाओ फोटोग्राफी दिवस की। अब हर वर्ष मनाया जाता है, ये 2022 में एक थीम के साथ मनाया गया, और वो थीम क्या थी आपकी? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। आपसे पूछेगा कि 2022 की विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम क्या है? तो ये थीम आपकी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू दी लेंस नाम की थीम के साथ इसको मनाया गया है, ठीक है भाई। ओके, अब बात आती है कि किसकी पहले जो फोटो है, तो जोसेफ निस्फोर। अगर मैं बात करूं तो जोसेफ निस्फोर, क्या नाम इनका भाई? जोसेफ निस्फोर, निस्पसे भाई, आपका जोसेफ निस्पसे ने 1926 में, कब? 1926 में किसी वस्तु की जो पहली फोटो ली थी, याद रखना भाई। जोसेफ निस्फोर ने पहली फोटो की अगर हम बात करें तो ये पहली फोटो यहां पर ली गई है, ठीक है। ओके, प्रक्रिया की बात करें तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आधिकारिक तौर पर समर्थन किया था। किसने इस फोटोग्राफी का? तो फ्रेंच जो आपकी एकेडमी है, एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस की स्टार्टअप की बात करें तो कब हुआ? 19वीं सदी में इसे आरंभ किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और सबसे पहले फोटो की बात मैंने कर दी आपकी, जोसेफ 2 फ्रांसीसी नागरिक थे, इन्होंने फोटो खींची थी। और आज बड़ा ही जमाना है, जहां मर्जी आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, जहां मर्जी आप अपने जो बचपन को कहें, हम अपने बचपन को दोबारा देख सकते हैं, हम अपने बच्चों के बचपन को देख सकते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों को, जो आप पहले जो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, उन पीढ़ियों को देख सकते हैं। किसके दम पे? फोटोग्राफी के दम पे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भी आज मैंने हल्का सा चेंज किया है क्लास में, जो मेरी स्पीड है। कई लोगों ने बोला कि सर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो जिन लोगों को स्पीड स्लो लग रही है वो कृपया करके अपनी स्पीड फोन की बढ़ा करके आप देख सकते हैं, कोई सुनिए। थोड़ा सा स्पीड कम करने से एक तो राइटिंग थोड़ी सी ठीक हो जाती है, दूसरी जो चीजें हो एक्सप्लेन आपके बीच में अच्छे से हो जाती हैं। अब हल्का सा ये चेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिली। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।